Audio Jungle. ओके जी, नेक्स्ट आपकी ड्रग है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आती है, वो है आपकी कार्बापिनम्स। कार्बापिनम्स बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। E1 ये जो हमने बात की थी ESBL की, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरियल लैक्टमेज, उसके अगेंस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। जितने पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आपने उनको सेफ्ट्राइजोन दिया 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, आपने कल्चर भेजा हुआ है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी पेशेंट का इन्फेक्शन ठीक ना हो या बार बार इन्फेक्शन हो, तो हमेशा कोशिश करें कि उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लें। कल्चर एंड सेंसिटिविटी में बहुत ही ईजीली वो बता देते हैं कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है पेशेंट के अंदर, और साथ ही ये बता देते हैं कि उसकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर वो किस ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, किसके अगेंस्ट ससेप्टिबल है। अगर आप एक ड्रग दे रहे हैं, सपोज करें कि आपने कोई भी ड्रग दिया उसको और वो उससे रेजिस्टेंट है, तो आप उसे 3 दिन 4 दिन देंगे तो उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, उसका TLC काउंट नीचे नहीं आएगा। सो आप क्या करते हैं, अगर अभी आप वेट कर रहे हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट की, तो आप खुद से इमिपेनम स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये हर तरह के बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देगा, जितने भी ठीक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। अब ये कार्बापिनम होते हैं, ये भी बीटा लैक्टम्स ही हैं, लेकिन पेनिसिलिन नहीं है। ओके, सो हम इसको पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं। इसमें जी आती है आपकी बहुत ही आसान है, पीनम के नाम से सारी आएंगी। सो आएगी इमीपिनम, मीरोपिनम, एटापिनम, डोरीपेनम, सारी आसान है बहुत ही, और ये हमारी न्यू क्लास ऑफ ड्रग है। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंट टू क्लीवेज बाय मोस्ट ऑफ बीटा लैक्टमेस, मेन ये रेजिस्टेंट है। हमने पहले बात की थी जो डोन थी वो पेनिसिलिन में इंक्लूड थी, इसलिए हमने उसकी बात की थी कि डोन जो है वो रेजिस्टेंट है। लेकिन पेनिसिलिन के बाहर अगर हम आते हैं सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर्स के अंदर, वो है कार्बापिनम जो कि रेजिस्टेंट है। साथ साथ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ESBL, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ओके, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, और हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए हम मेन इसको यूज़ करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इफ़ यू वांट तो मैं बता देती हूँ आपको। जो इमीपेनम है वो मेटाबोलाइज होती है बाय किडनी से इन PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, बाय डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 एंजाइम। ओके, मैंने ये क्यों मेंशन किया है मैं बताती हूँ आगे आपको। हम इसके पढ़ते हैं जी साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि इन ड्रग्स के अलग से साइड इफ़ेक्ट हैं, तो हम साथ ही कर लेते हैं। एक तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सी ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि GIT को डिस्टर्ब करती हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ये वो वाली ड्रग हैं जो कि GIT को डिस्टर्ब करेंगी, नोज़िया करवाएंगी, वॉमिटिंग करवाएंगी, डायरिया करवाएंगी, स्किन रैश करवाएंगी। हमें पता है कि जितनी भी ड्रग्स हैं सारी स्किन रैशेस मेनली करवाते हैं, लेकिन बीटा लैक्टम्स वाली सारी स्किन रैश करवाती हैं। इसके अलावा एक जो नई बात है ना, वो है न्यूरोटॉक्सिसिटी। अगर याद नहीं होता तो आप यहाँ से याद कर लें कि पीनम के नाम, पीनम के अंदर N था, पीनम नम नम, तो उसे याद करें, न्यूरोटॉक्सिसिटी करवाएगा। न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर सीजर्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिट करती है GABA रिसेप्टर को। लेकिन अगर एक पेशेंट को पहले से कोई सीजर का मसला है, तो क्या करना है आपने, आपने उसको इमीपेनम दे देंगे? नो, आप उसको मीरोपेनम देंगे, क्योंकि मीरोपेनम का लो रिस्क है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो इमीपेनम है वो क्या है, वो नेफ्रोटॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही थी। इमीपेनम के साथ हम IV देते होते हैं सिलास्टिन को। सिलास्टिन इसको कहते हैं सिलास्टेटिन। वैसे सिलास्टेटिन क्या होती है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि इमीपेनम जो है वो किडनी के PCT पे एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं डाईहाइड्रोपायराडाइन 1, उससे ये टूट फूट जाता है। हमने क्या करना है कि हमने इसकी हाफ लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है, मीन ही जल्दी तोड़ फोड़ होके बाहर ना निकल जाए, और इसके अलावा ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कम से कम हो जाएगी। ओके जी, अदर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में एक जो सेकंड हम इसके बाद कार्बापिनम्स के बाद आती है वो है मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में जो ड्रग आती है वो है एस्ट्रियोनम। एस्ट्रियोनम जो है वो हम IV देते होते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो मोनो से याद रखना है कि इट इज़ ओनली फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आपका MCQs आता होता है, ये अपनी बात याद रखनी है।
मैकेनिज़्म सेम वही है कि ये प्रोटीन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 से बाइंड करता है और मेन सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया से बाइंड करता है। ससेप्टिबल है टू लिमिटेड बीटा लैक्टमेज, बहुत ही कम बीटा लैक्टमेज ऐसी है जिससे ये जो है ना ड्रग जो है ना वो डिग्रेड हो जाती है, जबकि मोस्टली जो बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट है, मतलब उनको मार देती है। सो ये मेन कौन कौन सी बैक्टीरिया के लिए है, सूडोमोनास के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है किसी पेशेंट को तो हम उनको अंदर जो है एस्टियोनम उनके अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ओके जी, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन के अलावा की हम ड्रग्स पढ़ी हैं, उसमें हमने मोनोबैक्टम पढ़ा और कार्बापिनम्स पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन जो है वो आपका यूक्यू आता होता है, अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं इसके बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। सो वह जो वेनकोमाइसिन है वो क्या है, वो ग्लाइकोपेप्टाइड है और ये बैक्टीरियासीडल है। सेलुलोज सिंथेसिस इनहिबिटर्स मोस्टली जो हैं, सेफ्लोस्पोरिन जो हैं वो भी जो है हमारे पास बैक्टीरियासीडल है, मीन्स मार देते हैं बैक्टीरिया को। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं क्योंकि सारे एक ही क्लास में आ रहे हैं, तो एक ही इनकी जो मैकेनिज्म है वो इन है इसका, वो ये है कि इनहिबिट करता है ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन को। इससे क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो है वो एलोंगेशन नहीं होती और सेल वॉल सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाती है। इसके अलावा सेकंड जो मैकेनिज्म वो ये क्रॉस लिंकिंग को जो है ना वो इंटरफियर करता है। हमने पढ़ने हैं वेनकोमाइसिन के यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेस। ये है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन जो होता है ना मरसा से और मर्सी से। मरसा क्या है, मेथिसिलिन मीन जो पेनिसिलिन है उनसे रेजिस्टेंट है स्टेफ्लोकोकस ओरियस, और मेथिसिलिन से जो रेजिस्टेंट है स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडस, ठीक है। अब ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किन इन्फेक्शन करवाता है और मरसा तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व है, लेकिन जो एक मेन है इसका वो है एंडोकार्डाइटिस। मरसा से अगर एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो आपने कौन सी ड्रग देनी है, वेनकोमाइसिन। वैसे भी अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मरसा तो आपने वेनकोमाइसिन ही लिखनी है। इसके अलावा एंटेरोकोकल इन्फेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यूज़ करते हैं 3rd जनरेशन के साथ इसको। इसके अलावा बैकअप ड्रग है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कास्ट बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के बारे में, एंटीरोकोकल इन्फेक्शन हो गया, और इसके अलावा मरसा और मर्सी हो गया। में आपने सारे तीनों के तीनों जो है ना यूजेस वो आपने याद करनी है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो इस ड्रग से चिल्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, फ्लीबाइटस हो सकता है, जहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे मतलब आईवी देंगे तो वहाँ पे वेन की इन्फ्लामेशन हो सकती है, कान का इन्फेक्शन, कान की टॉक्सिसिटी हो सकती है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। और अगर एक और जो एमसीक्यू जाता है आपका जो कि कहते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग लेने से रेड मैन सिंड्रोम हो जाती है। अगर आपने रैपिड इन्फ्यूजन किया है तो हिस्टामिन की बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से पेशेंट जो है वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि डिफ्यूज़ फ्लशिंग हो जाएगी पूरी फेस की, ठीक है, तो बॉडी के, तो इसकी वजह से जो है इसको कहते हैं रेड मैन सिंड्रोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज़ है। ओके जी, जो अदर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में जो ये लास्ट है इसमें हम पढ़ते हैं डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन की भी आपके एमसीक्यूज़ है, कहीं ना कहीं यूक्यू में कुछ ना कुछ पूछ लेते होते हैं, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। डेप्टोमाइसिन जो है वो सेल वॉल को भी इनहिबिट करती है, साथ ही सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको भी इनहिबिट करती है बाय ड्रग जो है वो इंसर्ट होती है इनटू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके बाद पोटेशियम लीक होंगे तो सेल की डेथ हो जाएगी। सो ये दोनों क्लासिफिकेशन में आती होती है। इसका स्पेक्ट्रम जो है ना वो क्या है, स्पेक्ट्रम में आते हैं इसके कि ये बिल्कुल वेनकोमाइसिन की तरह है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी बैक्टीरिया जो कि वेनकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट हो जाए तो उसके लिए हम डेप्टोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेप्टोमाइसिन के अलावा हम 5th जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स भी यूज़ कर सकते हैं। जाके हमने पढ़ा था कि वर्सा बी से कहता है वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो स्टेफ्लोकोकस ओरियस होंगे उनके लिए हम 5th जनरेशन सेफ्टारोलिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका मायोपैथी जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके जी, अब दो और ड्रग हैं आपकी जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। पैसिट्रॉसिन जो है ना ये एक क्रीम की फॉर्म में मिलती है, टॉपिकल यूज़ करते होते हैं टॉपिकल बैक्टीरिया के लिए। क्योंकि हम इनको जो है ना अगर हम देंगे इसको आईवी या सिस्टेमिकली देंगे तो नेफ्रोटॉक्सिक है, इसलिए हम इसको मेन टॉपिकल देती हैं। और ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके लिए हम ये दे सकते हैं। और सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। अब है साइक्लोसेरिन जो है वो एंटी मेटाबोलाइट भी है, साथ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर भी है। मेनली यूज़ करते हैं टीबी में। अगर बाकी ड्रग जो है हम टीबी में नहीं दे सकते तो फिर हम अल्टरनेटिव के तौर पर साइक्लोसेरिन दे सकते हैं, और ये न्यूरोटॉक्सिक है।
सो जो हमारी ड्रग हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की, वो ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे जो है ना वो एंड हो गई हैं। हमने सारी ड्रग्स याद कर ली हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके यूजेस। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ने हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। Audio Jungle.